So hello मेरे बच्चों, welcome back to my channel and today we are going to talk about physical education and sports for children with special needs which is chapter 4 for class 12th है ना। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को हम CWSN भी कहते हैं, तो आगे कहीं मैं CWSN यूज करता हूं तो आपको समझ जाना है कि हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम करती हैं CWSN के लिए, उनके स्पोर्ट्स के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका पैरालंपिक्स। जब हम बात करते हैं पैरालंपिक्स की, एक चीज याद रखना, पैरालंपिक्स से इसमें जो वर्ड आ रहा है पैरा, इसको कई लोग समझते हैं कि ये पैरालाइसिस के लिए है, कि पैरालाइसिस लोग इसमें खेलते हैं। ऐसा नहीं है। इसमें जो पैरा वर्ड आ रहा है उसका मतलब है पैरेलल। पैरेलल उसका मीनिंग है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि जब हमारे नॉर्मल जो ओलंपिक्स हैं, समर ओलंपिक्स जिनको हम कहते हैं, जिस साल में वो होते हैं, जिस समय वो हो रहे होते हैं, उसी साल में पैरालंपिक्स भी होते हैं, है ना। तो इसलिए उनको पैरालंपिक्स कहा जाता है। इसमें पैरा का मतलब है पैरेलल। ठीक है, इसको हैंडल करती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जो कि 1989 में बनी थी। जर्मनी में उसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें हमारे जो पैरालंपिक्स में नॉर्मली फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले जो लोग हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वही हम जब बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स की, स्पेशल ओलंपिक्स में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो स्पेसिफिकली पैरालंपिक्स है वो है फिजिकल डिसेबल्ड के लिए, और जो स्पेशल ओलंपिक्स है वो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के लिए। उसके बाद आता हमारा डेफलंपिक्स, जो डेफ के लिए है ना। उसके अलावा हमारे ब्लाइंड लोगों के लिए भी काफी स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन अभी बात चल रही है जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है और जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरालंपिक्स की। पैरालंपिक्स में आपका होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, वही हम जब आगे बढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक्स की, तो उसमें होता है डिविजनिंग। तो दोनों अलग कैसे हैं? क्योंकि हमें प्लेयर्स को बांटना भी पड़ेगा ना, क्लासिफाई तो करना पड़ेगा। अब मान लो किसी के हाथ में कोई डिफॉर्मिटी है, कि उसका एक हाथ नहीं है मान लो, है ना, और हमें अब है तो उसका भी फिजिकल डिफॉर्मिटी, और किसी का एक पाँव नहीं है, तो हम दोनों को एक रेस में तो नहीं दौड़ा सकते। जिसका हाथ नहीं है उसका फायदा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले होता है मेडिकल असेसमेंट, कि भाई इस बंदे को डिफॉर्मिटी क्या है। फिर उसका होता है फंक्शनल असेसमेंट, कि उसको जब उसकी एक्टिविटी है वो कैसी हो रही है। तो उसके लिए दो पार्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं उसको। एक तो जब उसकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उसका कंपटीशन में कैसा परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ट्रेनिंग में तो ठीक ठाक खेल रहा है, कि मतलब हाँ ठीक है, उसके पाँव में प्रॉब्लम है तो थोड़ा लंगड़ा के भाग रहा है, और वहीं जब कंपटीशन की बारी आई तो बहुत तेज भागने लगा। तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत ड्रास्टिकल चेंज नहीं होना चाहिए जिसपे भरोसा ना करा जा सके। तो इसलिए हम उसको ट्रेनिंग में और कंपटीशन में दोनों में ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, लेकिन इतनी इंप्रूव हो कि जो एक्सेप्टेबल हो। तो इसलिए पहले उसका मेडिकल असेसमेंट होता है कि डिफॉर्मिटी क्या है। उसके बाद फंक्शनल असेसमेंट होता है दो पार्ट में। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन ऐसे किया जाता है, इन बेसिस पे किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या क्या है वो भी मैं आगे बताता हूं। अब देखो पैरालंपिक्स की कहानी जानते हैं। पैरालंपिक्स क्या हुआ था? ये जो हमारे डॉक्टर गटमैन है, इनका पूरा नाम है डॉक्टर लुडविग गटमैन। तो वर्ल्ड वॉर टू के जो वेटरन्स थे, जो हमारे सोल्जर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में फाइट करी, तो काफी सारे सोल्जर्स ऐसे थे जिनको चोट वगैरह लग गई थी या फिर फिजिकल डिफॉर्मिटी हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, 1948 ओलंपिक्स में इन्होंने वहां पे उनको रिप्रेजेंट करवाया कि हाँ भाई हम इनको आर्चरी करवा सकते हैं, इनके लिए भी कोई स्पोर्ट्स करवा सकते हैं, ताकि इनको नॉर्मल फील हो कि हाँ भाई हम अब ऐसा नहीं कि हम बेकार हो गए, हम फिजिकल डिफॉर्मिटी के बाद भी हम खेल सकते हैं। उस चीज के लिए उन्होंने करवाया। अब वो क्या हुआ कि वो चीज बहुत सक्सेसफुल हुई, बहुत लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया। तो उसके सहारे इन्होंने सोचा कि ठीक है, जब इसको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जो लोग फिजिकल डिसेबल्ड हैं, सिर्फ वेटरन्स नहीं, उसके अलावा भी जो फिजिकल डिसेबल्ड हैं, हम उनके लिए गेम्स बनाएं। तो पैरालंपिक्स बना फिजिकल डिसेबल्ड के लिए। फिर सोचा कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका जो नाम था उन्होंने पैरालंपिक्स रखा, क्योंकि ये पैरेलल चलते हैं, जो मैंने आपको बताया पैरेलल चलते हैं किसके? ओलंपिक्स के। और जो पहले जो आर्चरी वाले गेम हुए थे, देखो ये लिखा भी है व्हील चेयर एथलीट्स, उनका नाम रखा था स्टोक मैंडेविल गेम्स।
ठीक है, उसके आगे जो कहानी होती गई, 1989 में एसोसिएशन बनी, गेम्स वगैरह हुए, वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट पीछे लिखवाई दी है, और जर्मनी में जो इसका हेडक्वार्टर है वो देख लेना। क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज है कि हाँ भाई ये वाले लोग इसमें खेल सकते हैं। तो जैसे कि आपका फिजिकल इंपेयरमेंट सबसे पहली चीज आती है। फिजिकल इंपेयरमेंट के अंदर ये पहला पॉइंट है, फिजिकल इंपेयरमेंट, जिसके अंदर 8 पॉइंट है ना, कि ये फिजिकल इंपेयरमेंट होगी तो वो इंसान खेल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इम्पेयर्ड मसल पावर, जैसे किसी एक इंसान की किसी मसल में पावर ही नहीं है, या फिर बहुत कम पावर है जो नॉर्मल से कम हो, तब वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, जैसे कि मेरा ये हाथ है, ये पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट एकदम ठीक है, लेकिन सॉरी रेंज ऑफ मूवमेंट एकदम ठीक है, लेकिन वो इम्पेयर्ड हो, मतलब वो प्रॉपर ना हो, सही तरीके से ना हो, जो नॉर्मल है वो ना हो, उसकी नॉर्मल फंक्शन में प्रॉब्लम होती हो, तो एक कैटेगरी उसकी बन सकती है। लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी, कोई लिम्ब जैसे हाथ या पांव या तो ना हो, या उसमें कोई डेफिशिएंसी हो। लेग लेंथ डिफरेंस, पांव का छोटा बड़ा होना। शॉर्ट स्टेचर, जो छोटी हाइट वाले लोग हैं, आपने देखा होगा हमारे एक पैरालंपिक्स में एथलीट भी हैं जो जेवलिन खेलते हैं, जो बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है पहले। हाइपरटोनिया, जिसमें हमारी मसल जो टेंशन है, मसल टेंशन जो होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मसल बहुत स्टिफ रहती है, स्ट्रेच नहीं होती है। देखा होगा आपने काफी लोग की मसल बहुत ऐसे टाइट सी रहती है ना, वो दैट इज हाइपरटोनिया। नाम याद रखना, हाइपरटोनिया। हाइपर, टोन से टोन याद रखना, मसल टेंशन, टोन मिलता जुलता वर्ड है, और हाइपर मतलब कुछ ज्यादा ही टेंशन बढ़ जाना, हाइपर हो जाना उसका। उसके बाद आता है एटेक्सिया, जिसमें मसल मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। आपने देखा कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, लेकिन वो अपने मसल कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, है ना, मतलब वो चाह के भी उस तरीके से मसल्स को मूव नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है एथेटोसिस, जिसमें कि बैलेंस नहीं हो पाता और इनवॉलेंट्री मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पाती है ना। तो एक पोस्चर वो मेंटेन नहीं कर पाते, थोड़ा इम्बैलेंस रहता है हर टाइम पे। तो ये 8 जो है ये फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज है, लेकिन मेन ये फिजिकल डिसेबिलिटीज के ये 8 मेन पार्ट है, जिनको आपको याद रखना है। अगर कोई पूछता है कि पैरालंपिक्स में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, तो पहले फिजिकल, उसके बाद इंटेलेक्चुअल, उसके अलावा एक और है, लेकिन फिजिकल में ये 8 कौन कौन सी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, उसके बाद आता है आपका विजुअल इंपेयरमेंट। विजुअल इंपेयरमेंट जो या तो पूरी तरीके से जिनका विजन जा रखा हो, है ना, या फिर टोटल ब्लाइंडनेस हो, या फिर सफिशियंट ब्लाइंडनेस हो, या फिर पार्शियल पार्शियल उसका विजन विजन जा रखा हो। उसके अलावा आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है। अभी मैंने बोलता कि स्पेशल ओलंपिक्स होता है इंटेलेक्चुअल के लिए, प्राइमरीली वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इवेंट्स पैरालंपिक्स में भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा।